मौत हमेशा ही सबके लिए दुखद होती है। मरने वाला इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार के लोग उस तकलीफ को सहन करते हैं। मौत कितनी दुखद होती है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया में एक शख्स की मौत सबसे दुखद थी, जिसने अपने घर वालों के सामने दम तोड़ा। लोग उसे बचाने के लिए भी आए, लेकिन वो नहीं बच सका और उसके परिवार के लोग उसे मरते हुए लाचार होकर देखते रहे और वो कुछ कर भी नहीं पाए। इस शख्स का नाम है फ्लॉयड कॉलिन। 17 दिनों तक चले फ्लॉयड को बचाने के लिए कई तरीके के उपाय आजमाए गए, लेकिन वो सभी विफल रहे। आइए जानते हैं उनकी सर्वाइवल स्टोरी के बारे में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। विलियम फ्लॉयड कॉलिंस, जिन्हें फ्लॉयड कॉलिंस के नाम से बेहतर जाना जाता है। उनका जन्म 20 जून 1887 को केंटकी के लोगान काउंटी में ली कॉलिंस और मार्था जेन बर्नेट के घर हुआ। 6 साल की उम्र से ही फ्लॉयड ने केविंग एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था और वो बचपन से ही केविंग में काफी पैशनेट था। वो घंटों तक केविंग करता था। उसने 1917 में एक न्यू केव को डिस्कवर किया। अपने फादर के फार्म लैंड पर अब वो इन्वॉल्व हो चुका था। द केंटकी केव वॉर्स में। केंटकी केव वॉर्स को हम आपको सिंपल में समझाते हैं। ये है ह्यूज नेटवर्क इंटरकनेक्टेड केव, मैमथ केव, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट केव सिस्टम है। और इसी बीच में एक सिटी है जिसका नाम है केव सिटी, और ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के एरिया में दर्जनों केव हैं। और इसी कारण यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती और यहाँ केव टूरिज्म सोर्सेस ऑफ इनकम ही है। यहाँ केव ज्यादा हैं और लोग कम हैं, इसीलिए यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन इस केव में कुछ यूनिक नहीं था, इसीलिए ज्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं आया करते थे। इसी के चलते फ्लॉयड किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी में केव को डिस्कवर करता है। फ्लॉयड और लैंड के ऑनर में एक एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी में 50-50% शेयर आपस में बटेगा। अकेले काम करते हुए कॉलिंस ने 3 हफ्तों के भीतर गुफा में एक छेद की खोज की और उसका विस्तार किया, जिसे बाद में समाचार मीडिया द्वारा सैंड केव कहा गया। कॉलिंस कई सकरे मार्गों से निकलने में सफल रहे, जिसमें से एक की ऊंचाई 9 इंच से अधिक नहीं बताई गई है, और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक बड़ा ग्रोटो कक्ष खोजा है, हालांकि इसके अस्तित्व की भी पुष्टि नहीं हुई। अब वो दिन आता है जनवरी 30, 1925, जिस दिन केव में वे क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढ निकालते हैं, और उसी दिन वो उस गुफा में फंस भी जाता है। वहीं से शुरू होता है उसका 17 दिन का सर्वाइवल। 30 जनवरी 1925 को कई घंटों के काम के बाद उनका गैस लैंप मंदा होने लगा। उन्होंने उस एरिया में लाइट खत्म होने से पहले रास्ते को जल्दी से छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाहर निकलते समय एक छोटे से रास्ते में फंस गए। कॉलिंस ने गलती से अपना लैंप गिरा दिया, जिससे रोशनी बुझ गई, जिससे उसका पैर गुफा की स्थिर दीवार पर गलत जगह पर चला गया। रास्ता खिसक गया और वो गुफा की छत से गिरी एक 12 किलोग्राम की चट्टान की चपेट में आ गए, जिससे उसका बायां पैर फंस गया और ढीली बजरी की धार ने उसके शरीर को पूरी तरह से दबा दिया। वो प्रवेश द्वार से 150 फीट दूर फंस गया। अगले दिन पड़ोसियों को फ्लॉयड की चिंता होने लगी और वे उसे ढूंढने लगे, हालांकि उनमें से कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह कॉलिंस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे रास्तों से जा सके। लोगों ने उसके छोटे भाई होमर को जल्दी से घटनास्थल पर बुलाया, और वो एकमात्र व्यक्ति था जो फ्लॉयड तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे रास्तों से होकर जा सका। होमर ने फ्लॉयड को उसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए खाना और लिक्विड लाकर दिए, और स्थानीय लोगों ने और पर्यटकों ने फ्लॉयड को गुफा से बाहर निकालने के लिए कई तरह के विचार सोचे। 2 फरवरी 1925 को हार्नेस, रस्सी और कई लोगों की ताकत का उपयोग करके कॉलिंस को गुफा से बाहर निकालने की योजना बनाई गई। ये प्रयास विफल रहा और इसने कॉलिंस को घायल कर दिया, जिससे उसका धड़ सीधे ऊपर की तरफ और खिंच गया
और उसका सर उसके ऊपर चट्टान की छत से जा टकराया। बचाव कर्मियों ने अंततः यह निर्णय लिया कि उसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि उसके चारों ओर मौजूद प्रत्येक चट्टान को खोदकर निकाल दिया जाए और उसके पैर से बड़ी चट्टान को हटाया जाए। आखिरकार उसे रोशनी और कुछ गर्मी प्रदान करने के लिए मार्ग से नीचे एक बिजली की रोशनी डाली गई। ठंडी सर्दी की हवा के कारण उन्हें कैंप फायर जलाना पड़ा, जिससे गुफा के भीतर प्राकृतिक बर्फ पिघलने लगी, जिससे वो पिघल गई और ठंडे पानी के छोटे ताल बन गए, जिसमें से एक में फ्लॉयड खुद लेटा था। 4 फरवरी को बर्फ पिघलने के कारण गुफा का मार्ग 2 स्थानों पर ढह गया। फ्लॉयड को वापस बाहर निकालने के लिए मार्ग खोदने का प्रयास किया गया। फ्लॉयड तक पहुंचने के लिए सीधे नीचे एक शाफ्ट खोदने का निर्णय लिया गया। 55 फुट की शाफ्ट को नीचे की ओर केवल कुदाल और फावड़े से खोदना होगा। ये अनुमान लगाया गया कि 75 वर्करों की टीम 2 फुट प्रति घंटे की दर से 30 घंटे के भीतर इस शाफ्ट को खोदने में सक्षम होगी। मिट्टी का पहला टर्न कुशलता से चला गया। हालांकि लगभग 10 फीट की दूरी पर शाफ्ट इतना संकीर्ण हो गया कि एक बार में केवल 2 आदमी ही इसमें काम कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वो कॉलिंस के करीब खोदते गए, काम की गति और धीमी होती गई। कॉलिंस के प्रकाश बल्ब को जोड़ने वाले तांबे के एक तार में एक रेडियो एम्पलीफायर लगाया गया। एक वैज्ञानिक का मानना था कि जब भी कॉलिंस हिलते हैं तो एम्पलीफायर कंपन का पता लगा सकता है। एम्पलीफायर हर मिनट 20 बार चटकता है। एक उम्मीद भरा संकेत है कि कॉलिंस सांस ले रहे होंगे। बचाव प्रयासों के दौरान यह कहानी केव सिटी के लिए बहुत बड़ी हो गई। देश के सभी हिस्सों से लोग आने लगे और सैंड केव के मुहाने पर कार्निवल का माहौल बन गया। खाने पीने की चीजें और स्मृति चिन्ह बेचने वाले विक्रेता दिखाई दिए। हजारों पर्यटक केव सिटी में उमड़ पड़े और राज्य को व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना भेजने पर मजबूर होना पड़ा। 11 फरवरी 1925 को परीक्षण से पता चला कि कॉलिंस का प्रकाश बल्ब बाहर चला गया था, जिसका अर्थ था कि यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वो अभी भी जीवित हैं या नहीं। 16 फरवरी को खनिक एंड ब्रेनर द्वारा उन तक पहुंचा गया तो वो ठंडे और स्पष्ट रूप से मृत थे। यह अनुमान लगाया गया था कि कॉलिंस की मृत्यु को 3 से 5 दिन हो चुके थे और 13 फरवरी को मृत्यु की सबसे संभावित तारीख बताई गई। उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद थी। उनकी बॉडी निकालने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी, जो बिल्कुल सेफ नहीं थी। तो ये डिसीजन लिया गया कि बॉडी को वहीं रहने दिया जाए और केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब नया ट्विस्ट आता है। कॉलिंस के शरीर के गुफा में रहने के कारण अंतिम संस्कार सेवाएं सतह पर आयोजित की गई। होमर कॉलिंस अपने भाई की कब्र के रूप में सैंड केव से खुश नहीं थे और 2 महीने बाद उन्होंने और कुछ उनके दोस्तों ने शाफ्ट को फिर से खोल दिया। उन्होंने गुफा के मार्ग के विपरीत दिशा में एक नई सुरंग खोदी और 23 अप्रैल 1925 को फ्लॉयड कॉलिंस के अवशेषों को बरामद किया। उस दिन शव को जेटी गोराल्ड एंड ब्रदर्स अंतिम संस्कार गृह में शव दफनाने के लिए केव सिटी ले जाया गया। अंतिम संस्कार गृह में 2 दिवसीय मुलाकात के बाद 26 अप्रैल 1925 को उनके शरीर को कॉलिंस परिवार के खेत में ले जाया गया और ग्रेट क्रिस्टल गुफा के ऊपर पहाड़ी पर दफनाया गया, जिसके बाद उसका नाम फ्लॉयड कॉलिंस क्रिस्टल गुफा रख दिया। नए मालिक ने कॉलिंस के शरीर को एक कांच के शीशे वाले ताबूत में रखा और कई वर्षों तक क्रिस्टल गुफा में प्रदर्शित किया और खूब पैसा भी कमाया। मार्च 18-19, 2029 की रात को शव चोरी हो गया था। बाद में शव बरामद किया गया, जो पास के एक खेत में पाया गया, लेकिन बायां पैर गायब था। इस अपवित्रता के बाद अवशेष को क्रिस्टल गुफा के एक एकांत हिस्से में एक जंजीर से बंधे ताबूत में रख दिया गया। 1961 में क्रिस्टल गुफा को मैमथ गुफा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा खरीद लिया गया और जनता के लिए बंद कर दिया गया।
कॉलिंस परिवार ने कॉलिंस के शरीर को गुफा में प्रदर्शित करने पर आपत्ति जताई थी और उनके अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने उन्हें 1989 में मेमत गुफा, केंटकी के मेमत गुफा बैप्टिस्ट चर्च कब्रिस्तान में फिर से दफना दिया। आखिरकार 64 साल बाद उन्हें शांति मिली। क्या आपको पता है कि फ्लॉयड की कहानी में सबसे यूनिक क्या था? फ्लॉयड ने कई महीने तक उस केव को अपने हाथों से बनाया और वो वहीं दफन हो गए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।